हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ आरपी सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे, जो हमारा नया टॉपिक है वो है दर्पण सूत्र। इसके पहले हमने दर्पण सूत्र पढ़ने से पहले जो हमारा पिछला वीडियो है उसमें हमने बात यानी किरण आरेख खींचने का नियम बताया है। उसी की सहायता से हम दर्पण सूत्र का आज निगमन करेंगे। तो जो टॉपिक है हमारा वो है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जिसको हम कहते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला या यूं कहें कि रिलेशन बिटवीन यू बी एंड एफ। रिलेशन बिटवीन यू बी एंड एफ। तो दर्पण सूत्र के लिए हम एक दर्पण लेते हैं, यानी गोलीय दर्पण। जैसा कि हम जानते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो ये हम लेंगे अवतल दर्पण। तो मान लेते हैं कोई गोलीय दर्पण M1 व M2 है, जिसका मुख्य अक्ष ये है और ध्रुव आपका P है। मान लेते हैं गोलीय अवतल दर्पण पे कोई वस्तु वो तथा वो डैश है। अब जैसा कि आप जानते हो, किरण आरेख खींचने के नियम में बताया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये परावर्तित किरण है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। और जो दूसरी किरण मान लेते इसके पर वक्ता केंद्र से होकर गई है, तो किरण आरेख खींचने का नियम है कि वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब परावर्तित किरणें और ये परावर्तित किरणें जब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, यही कटान बिंदु आपका इस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को व्यक्त करता है। तो मान लिया ये पोजीशन आपका आई डैश है। अब बात करें कि प्रतिबिंब छोटा बना है या बड़ा बना है, तो इसी पॉइंट से हम मुख्य अक्ष पर एक लंब ड्रा कर देते हैं। ये जो बताएगा प्रतिबिंब के आकार को व्यक्त करेगा। तो बस वो डैश का जो प्रतिबिंब बना आपका वो आई डैश है, जो कि वास्तविक उल्टा तथा बस से छोटा होगा। अब बात करें कि त्रिभुज सी वो डैश, त्रिभुज सी आई डैश, यानी त्रिभुज सी वो डैश तथा त्रिभुज सी आई डैश समकोणिक त्रिभुज है। समकोणिक त्रिभुज है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ये कोण आपका 90 डिग्री और ये कोण भी आपका 90 डिग्री। और भी ध्यान से देखिए, ये कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, यानी वर्टिकल एंगल है। तो ये कोण आपस में बराबर होंगे और ये कोण आपस में बराबर होंगे, जो 90 बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज सी वो डैश, सी आई डैश ये समरूप त्रिभुज हैं। अगर ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो समरूपता के नियम से जैसा कि जो समरूपता का नियम क्या कहता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात दूसरी त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं वो डैश अपान आई डैश इज इक्वल टू CO अपान CI। ये समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक इसी प्रकार सिमिलरली
सिमिलरली इसी प्रकार अगर इस बिंदु को हम ये मान लें और यहां से मुख्य अक्ष पर एक लंब ड्रा कर दें तो हम क्या देखेंगे कि ये भी 90 बनाएगा। ये पॉइंट एम मान लीजिए, यानी ये एम और आई आई डैश, यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एफ एम ये त्रिभुज एफ आई आई डैश ये भी एक समकोणीय त्रिभुज होंगे, क्योंकि ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एफ एम ये तथा त्रिभुज एफ आई आई डैश समकोणिक हैं, यानी समकोणिक हैं। तो फिर यहां देखिए आप, यहां का एंगल और यहां का एंगल एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है जो सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज में 90, इस त्रिभुज में 90 और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एफ एम ये त्रिभुज एफ आई आई डैश एक समरूप त्रिभुज है। तो समरूपता का नियम यहां भी लगाएंगे हम। तो समरूपता के नियम से हम कह सकते हैं एम में अपान आई आई डैश इज इक्वल टू एम एफ अपान एफ आई। अब आप देख रहे होंगे कि मुख्य अक्ष तथा मुख्य अक्ष के समांतर यानी वो डैश ये किरणें एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो डैश जो होगा वो ए एम के बराबर होगा। तो हम एम ए को वो डैश लिख सकते हैं, यानी वो डैश अपान आई आई डैश इज इक्वल टू एम एफ अपान एफ आई। ये समीकरण 2 मान लीजिए, यहाँ लिख लीजिए चूंकि एम ए इज इक्वल टू वो डैश। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड यानी वो डैश अपान आई आई डैश, वो डैश अपान आई आई डैश सेम है, तो इनके राइट हैंड साइड भी आपस में सेम होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो क्या मिलेगा कि लेफ्ट बराबर तो राइट बराबर, यानी सी ओ अपान सी आई इज इक्वल टू एम एफ अपान एफ आई। ये समीकरण 3 मान लीजिए। अब यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो बिंदु P के अति समीप होगा, यानी यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो बिंदु P के अति समीप होगा, P के अति समीप होगा। अगर बिंदु P के अति समीप होगा तो यम पॉइंट जो होगी वो P के और अति समीप होगी, या यूं कह सकते हैं कि एम एफ इज इक्वल टू पी एफ, यानी एम एफ इज इक्वल टू पी एफ। अब एम एफ इक्वल टू पी एफ, यानी एम एफ इक्वल टू पी एफ की वैल्यू पुट करिए तो क्या मिलेगा, देन इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, यानी सी ओ अपान सी आई इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आई। ये समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, सी ओ की वैल्यू यहां पुट करेंगे, सी आई की वैल्यू यहां पुट करेंगे, पी एफ की वैल्यू यहां पुट करेंगे और एफ आई की वैल्यू है। तो आप देख रहे होंगे वो डैश जो है वो वस्तु है। तो हमेशा बस की पोजीशन गोलीय दर्पण के धुर से मापी जाती है। तो मान लेते हैं कि PO इज इक्वल टू, यानी बस की स्थिति और बस की स्थिति को हम
U से लिखते हैं। इसी प्रकार प्रतिबिंब की स्थिति को हम B से लिखते हैं, और जो PF है यानी फोकस दूरी जिसको हम F से लिखते हैं, और जो PC है यानी वक्रता त्रिज्या जिसको हम R से लिखते हैं। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए, यहाँ हम चिन्ह प्रॉपर्टी का रूल फॉलो कराएंगे। तो आपको पता होगा कि जब भी आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो भी दूरी मापी जाती है वो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ ली जाती है, और किसी की पोजीशन जब भी अलॉट करोगे तो हमेशा दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाएगी। तो हम कह सकते हैं PO इक्वल टू U, यानी चिन्ह प्रॉपर्टी के नियम से -U और ये -B, और हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और वक्रता त्रिज्या भी माइनस ही होगी। तो अब बात करेंगे यानी समीकरण 4 से CO यानी फिगर में देखिए CO की वैल्यू कैसे निकाली जाए। अगर PO में से PC माइनस कर दिया जाए, यानी CO बराबर हम लिख सकते हैं कि PO माइनस PC, और CI अगर निकालना हो तो PC में से PI माइनस कर दीजिए, यानी PC माइनस PI इज इक्वल टू PF, यानी PF। तो PF ऐसे रहेगा क्योंकि ये मुख्य फोकस है, और आपका है FI कैसे निकाला जाए? अगर PI में से PF माइनस कर दिया जाए FI मिलेगा, यानी हम कह सकते हैं कि PI माइनस PF। अब PO PC सबकी पोजीशन हम यहां से रखेंगे, यानी PO यानी -U, PC -R, PC -R, PI -B इज इक्वल टू PF जो है वो दर्पण की फोकस दूरी है, यानी -F PI प्रतिबिंब की स्थिति यानी -B PF यानी दर्पण की फोकस दूरी। अब -U माइनस माइनस प्लस -R माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू -F यानी -B माइनस माइनस का प्लस। अब आप देख रहे होंगे R यानी दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो सदैव वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, नहीं चूंकि F इक्वल टू R/2 इसलिए R इक्वल टू 2F, यानी R इक्वल टू 2F। ये वैल्यू हम R का यहाँ रखेंगे 2F, यानी हम कह सकते हैं कि -U प्लस 2F अपान -2F प्लस B इज इक्वल टू -F यानी -B प्लस F। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैंची गुणा। तो क्या मिलेगा? -U प्लस 2F को हम -B प्लस F से गुणा करेंगे, और -F को -2F प्लस B से गुणा करेंगे। अब पहले ब्रैकेट्स के पहली राशि को उठाएंगे, बारी बारी हम दूसरे ब्रैकेट्स में गुणा करेंगे। तो माइनस माइनस का प्लस, यानी BU माइनस UF माइनस 2BF प्लस 2F स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस, यानी 2F स्क्वायर माइनस BF। तो 2F स्क्वायर कैंसिल हुआ, फाइनली बचा कितना? BU माइनस UF माइनस 2BF, और इसको इधर ले आइए तो इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस इज इक्वल टू 0। अब BU माइनस UF माइनस 2BF प्लस 2BF इज इक्वल टू माइनस BF इज इक्वल टू 0। अब BU को यहां पे रहने दीजिए,
इन राशियों को राइट साइड में भेजिए। तो इधर ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस होगा, यानी यूएफ प्लस बीएफ। अब दोनों पक्षों में यूबीएफ से भाग करने पर जब भाग करेंगे तो बी यू अपान यू बी एफ इज इक्वल टू यू एफ अपान यू बी एफ प्लस बी एफ अपान यू बी एफ। अब यू बी से यू बी कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, बी एफ से बी एफ कैंसिल। तो जो फाइनली बचा वो 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ये आपका दर्पण सूत्र है। दिस इज मिरर फार्मूला या यूं कहो कि यही दर्पण का सूत्र है, यानी 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जहां u बस की पोजीशन है यानी बस की स्थिति है और b प्रतिबिंब की स्थिति है तथा f दर्पण की फोकस दूरी है यानी गोलीय दर्पण की। तो यहाँ जो हम दर्पण लिए हैं वो अवतल दर्पण है, इसीलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। तो जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे दर्पण से रिलेटेड तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, यानी 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि जब दर्पण सूत्र 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो न्यूमेरिकल लगाते समय कुछ और छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको आना चाहिए, जिससे दर्पण से रिलेटेड कोई भी सवाल बने यानी कोई भी न्यूमेरिकल बने तो आसानी से आप सॉल्व कर सकें। तो वो कॉन्सेप्ट है आपका, यानी अगला पॉइंट या यूं कहो कि अगला टॉपिक वो ये है रेखीय आवर्धन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी रेखीय आवर्धन, जिसको हम m से लिखते हैं। तो बच्चों ये ध्यान होना चाहिए कि रेखीय आवर्धन होता किसका है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी रेखीय आवर्धन की बात होगी तो हमेशा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की होती है। यहाँ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे आप सुने होंगे या कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, तो जब भी मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं तो सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी यानी कुल मिला के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। तो यहाँ जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में अगर बात किया जाए तो दर्पण ही है। इसीलिए जब भी हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे या यूँ कहो कि लीनियर मैग्निफिकेशन, तो वो हमेशा दर्पण का ही होगा। तो अब निकालते कैसे हैं, तो ध्यान रखिए जो रेखीय आवर्धन होती है वो हमेशा रेशियो ही होती है। वो रेशियो किसकी होती है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, ये होता है हमारा रेखीय आवर्धन। यानी यूं कहो कि किसी गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन सदैव प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर बात करें तो रेखीय आवर्धन को हम m से लिखते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई यानी I और वस्तु की लंबाई यानी वो ये। अब चाहें आप तो थोड़ा सा इसका एक्सपेंशन और कर सकते हैं। ये लंबाई के पदों में है मैग्नीफाइंग पावर, आप वस्तु और प्रतिबिंब की पोजीशन के पदों में भी लिख सकते हो, या यूं कहो कि या m इज इक्वल टू I अपान वो इज इक्वल टू माइनस b अपान u। बच्चों ध्यान रखना जब भी सवाल गोलीय दर्पण से बनेगा तो इससे रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट जुड़े होते हैं।
तो जैसा कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, आपको आइडिया देंगे कि कैसे न्यूमेरिकल लगते हैं। तो ये रहा आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन। और अब बात करें कि क्या इसका मात्रक होगा, तो बेटा ये मात्रकहीन है। क्यों मात्रकहीन है? क्योंकि प्रतिबिंब की पोजीशन यानी लंबाई, या यूं कहो कि प्रतिबिंब की लंबाई और बस की लंबाई, लंबाई बटे लंबाई, जब भी किसी पद्धति में बात करोगे, अगर मान लो हम केएस में कर रहे हो तो मीटर बटे मीटर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ऐसे पोजीशन में वो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि रेखीय आवर्धन यूनिटलेस क्वांटिटी है, यानी मात्रकहीन राशि है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब अगर बात करें इस पे न्यूमेरिकल, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखिए, यानी न्यूमेरिकल सवाल लगाएंगे। तो न्यूमेरिकल लगाने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, जो लगाते समय अक्सर बच्चे गलती करते हैं, कभी यू, कभी बी, कभी एफ, प्लस माइनस के चक्कर में बार बार गलती करते हैं। तो ध्यान रखिए, अवतल दर्पण के लिए हम बात करेंगे। अवतल दर्पण के लिए, यानी अवतल दर्पण के लिए जब भी बात होगी तो u की वैल्यू माइनस, b की वैल्यू माइनस होगी, लेकिन ये 99.9% हम इसको मानते हैं, क्योंकि ये रियर केस है। वो रियर केस आप समझ रहे होंगे कि जब बस की पोजीशन ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी जाती है, तो अवतल दर्पण होने के बावजूद भी ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऐसे केसेज में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तब b की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ ली जाती है। इसीलिए हमने इसको जो प्रोबेबिलिटी दी है वो 99.9, लेकिन 99.9% माइनस केसेज ही मिलेंगे। रियर केस एक है, उसमें आपका प्लस होगा, और f जो होगी वो 100% माइनस ही होगी। इसी प्रकार और उत्तल दर्पण के लिए भी बात कर सकते हैं। उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण के लिए भी u की वैल्यू हमेशा माइनस, b की वैल्यू हमेशा प्लस, और f की वैल्यू हमेशा प्लस। इन चिन्हों को ध्यान में रखते हुए हम दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाते हैं। अब क्वेश्चन जो हम बात करेंगे कि मान लेते हैं किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या, जो गिवन दैट, यानी जो दिया है वक्रता त्रिज्या को हम r से लिखते हैं। तो वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर 30 सेंटीमीटर, यानी किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। उस दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी बस का प्रतिबिंब क्या होगा, यानी 15 सेंटीमीटर दूर रखी बस का प्रतिबिंब क्या होगा। तो मतलब क्या है, बस की पोजीशन है तो u बराबर यानी 15 सेंटीमीटर, और हमको b बराबर निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, कैसी होगी, उसके नेचर की भी बात करेंगे। तो यहां पर देखिए बेटा, r है, u है, b है, लेकिन हम जो दर्पण सूत्र पढ़े हैं वो 1/b + 1/u = 1/f है। तो क्या करो, वक्रता त्रिज्या दिया है तो हम यहां से लिख सकते हैं, चूंकि f = r/2, यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर उसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमेशा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f = r/2। अब यहां बात करें तो ये दर्पण कौन सा है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के लिए केसेज है आपके सामने, u की वैल्यू माइनस, f की वैल्यू 100% माइनस, और b की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो प्लस आएगा माइनस आएगा, वो तो जब सॉल्व करोगे तो मालूम पड़ेगा। लेकिन 99% केसेज यही है कि माइनस में ही आना चाहिए, एक रेयर केस। तो अब यहाँ हम दर्पण सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र।
तो अभी अभी हमने डेरिवेशन किया कि 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/b यही रहेगा। u की वैल्यू कितनी है, -15 सेंटीमीटर। f की वैल्यू कितनी है, -15 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के ये कैंसिल आउट होगा। तो 1/b इज इक्वल टू 0। तो b बराबर इनफाइनाइट, b बराबर इनफाइनाइट, यानी जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो अनंत पर होगी। जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो अनंत पर होगी, यानी अनंत पर बनेगी, यानी b बराबर इनफाइनाइट। अब बात करें नेचर की। तो ऐसे सिचुएशन में दर्पण आपका अवतल है तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। और वस्तु से बहुत बड़ा और कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। इनफाइनाइट, b इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अनंत पर बनेगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको न्यूमेरिकल और सॉल्व कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।